So good evening everybody. मेरा नाम दिनेश मिश्रा, मैथ्स फैकल्टी रेडियंस। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा सारे सिलेक्टेड बच्चों को। और बच्चे एक बार आईडी देते हैं, मतलब हमारे स्टूडेंट्स तो एक बार आईडी देते हैं, कुछ 2 बार देते हैं, कुछ 3 बार देते हैं। मैं, कुशवाहा सर, त्यागी सर, हम लोग तो आईडी लगता है मेरे ख्याल से 25 बार तो दे चुके हैं। मतलब हर बार ही ऐसा लगता है जैसे हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, हर बार ही लगता है जैसे रिज़ल्ट आ रहा है। तो एक बड़ी कॉमन बात मैं सभी सिलेक्टेड बच्चों से और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एक बच्चे की क्षमता को मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रैंक स्पेसिफिक होके तौलना या एसेस करना छोड़ दिया है पिछले कई सालों से। उसकी बजाय मुझे लगता है कि बच्चे का जो डेडिकेशन है, जैसे अभी आप लोग देखिए, आप लोगों ने शायद देखा होगा पिछले आधे घंटे में जिस कॉन्फिडेंस के साथ या जिस आईडी लगाना छोड़ दीजिए, मतलब ये लोग जैसे जिस तरीके से यहाँ पे स्टेज पे आए, जो बातें बोल के जा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों ने देखा, सभी एस्पिरेंट्स ने पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है। और एक 100, 200, 300 के मॉब के आगे सामने खड़े होके विदाउट एनी मतलब हिच कितने अच्छे से उस चीज़ को कैटेगोरिकली बता के समझा के पॉइंट वाइज वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है यही स्किल जो है एक्चुअली आईडी के लिए भी काम में आता है, जो इन लोगों ने लगाया हुआ होता है। मतलब पिन पॉइंटेडली चीज़ों को इकट्ठा करना और प्रॉपर टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना। तो एज ए कोचिंग मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, मैं देखता हूँ कोचिंग में हम लोग भी जब ज्वाइन किए, पहले हम लोगों ने भी कहीं एक ब्रांडेड कोचिंग में नौकरी करी, उसके बाद यहाँ पे जबलपुर में शिफ्ट हुए, उसके बाद 2005 से रेडियंस को हम लोगों ने शुरू किया। तो मैंने यही देखा कि जो ग्रुप होता है, जो आप कह सकते टीम बनती है, वो भाग्य से बनती है, मतलब बनाने से नहीं बनती। चाहे मैं हूँ, सुबोध जैन सर हैं, अनिल कुशवाहा सर हैं, त्यागी जी हैं, और अब हम सबका मतलब सबसे यंगेस्ट टीममेट हर्ष मलैया सर, he is one of our dearest students also, and he cracked IIT few years back, and proudly we have expanded our family with हर्ष मलैया। तो हम लोगों ने इतने सालों में यही देखा है कि हम लोग सबसे जो कमज़ोर रहे हैं वो कमर्शियल एंगल्स में रहे हैं। तो पिछले कई सालों में जो कोचिंग्स के बदलाव आए हैं, या जो मार्केटिंग का या बिजनेस का जो बदलाव आया है, हम लोग अभी भी बहुत अधिक उस पर बिलीव करने की बजाय हम लोग सिर्फ क्लासरूम पे फोकस करते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा, कुशवाहा सर, त्यागी सर का, हम सबका ऐसा है कि अगर इतने साल पढ़ाते हुए हो गए कि अगर सपने में भी मतलब खड़ा कर दिया जाए तो मतलब शायद वो वैसे ही पढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं वही काम करते हुए। तो इन बातों से मैं जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको सुझाव यही देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सोशल मीडिया आपके लिए हानिकारक है, ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितनी भी इंटरनेट एप्लीकेशन ये वाले होते हैं, यूट्यूब इंक्लूडिंग यूट्यूब, आप किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते मुझे कि ये किसी भी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर फेसबुक की, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पुराने ऐसे जो फेसबुक में जॉब भी करते हैं, अगर हमसे पूछो कि उनका एम क्या है, फेसबुक किस लिए बनता है या इंस्टाग्राम का रोल क्या होता है, तो ये आपसे स्क्रीन टाइम ग्रैब करने के लिए ही डिज़ाइंड होते हैं। मतलब फेसबुक बना ही इसीलिए कि एक बार आप लॉगिन करें तो उसको छोड़ के ना जाएं, वो बना ही इसीलिए है। वो आपका स्क्रीन टाइम चाहते हैं, सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहते हैं। एंड वो और कुछ नहीं, विज्ञापन प्रसारण सेवा है। जैसे विविध भारती को बोला जाता है विज्ञापन प्रसारण सेवा, वो भी वैसे ही है। और मैंने देखा है कि सक्सेसफुल और फेलियर्स के बीच में यही अंतर होता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। और जो असफल होते हैं
पहली बात तो पहचान नहीं पाते मेरे लिए नुकसानदायक क्या, दूसरी बात पहचान भी जाए तो उनमें उतना डिसिप्लिन नहीं होता कि उस राह को वो चेंज कर पाए या जो चीज़ गलत है उसको क्विट कर पाए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप लोगों को एक मिशन के तौर पे अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल अपने आप को आइसोलेट करना होता है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। खास करके जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं इन लोगों को भी, आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा, या कह सकते हैं मेरी तरफ से सजेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने बच्चों से भी कनेक्टेड हैं, कि आप लोगों की जर्नी की अभी शुरुआत हुई है। इसको ये मत सोचिए कि आप IIT पहुंच गए या NIT, IIIT पहुंच गए और यू हैव अचीव्ड सक्सेस। तो ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। शुरुआत में इस तरीके से कह रहा हूँ कि बिल्कुल नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब ये मान के चलिए कि अभी कॉलेज में जाके फिर वहाँ पे सेट होना, उसके बाद फिर जॉब में जाके वहाँ स्टेबल होना, मतलब ये एक पार्ट ऑफ आपका रूटीन और हैबिट हो जाना चाहिए। मैं एक एक्टिविटी मजाक के स्वरूप में ही क्लास में शुरू किया था, बट मजाक करते करते वो मजाक ही बन गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री की मैं शीट देता हूँ, मैं पेरेंट्स क्योंकि बैठे इसलिए मजाक में बताना चाहता हूँ कि मजाक क्या है, क्योंकि माता पिता को भी पता हो कि क्लास में क्या चलता है। एक ट्रिग्नोमेट्री की शीट है, फॉर्मूला शीट है, उसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा में जो भी 8, 10, 15 फॉर्मूले हैं वो मैं इनको बोलता हूँ याद करके आना है। पिछले भाई साहब 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गया है वो 20 फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं। फिर मैंने क्लास में ये बोलना शुरू किया, मैं अभी 11th 12th के बच्चों से के पेरेंट्स को बता रहा हूँ ये बातें। मैंने ये बोला कि उसमें से एक फॉर्मूला tan 3 थीटा होता है, वही पूछूंगा, उसको याद करके आओगे, एक ही फॉर्मूला वही याद करके आओगे। तो बच्चे इतने चालाक हैं कि उस फॉर्मूले को उन्होंने डेस्क पे लिख दिया, मगर याद करके फिर भी नहीं आए। डेस्क पे लिखा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनको पता है मैं एक ही फॉर्मूला पूछता हूं, डेस्क पे भी लिखा है, फिर भी मैं क्लास में पूछूंगा तो नॉट मोर देन, आपको बताऊं, 8-10 बच्चे, 12 बच्चों से ज़्यादा उसमें हैंड रेज नहीं होते। मतलब मैंने बता दिया ये फॉर्मूला याद करके आना, एक फॉर्मूला tan 3 थीटा इक्वल टू जो भी होता है, तुम लोग को सबको याद है, वही फॉर्मूला पूछूंगा। उसके बावजूद अगर क्लास में मैं उसको पूछता हूं चलो वो फॉर्मूला बताओ, और ये बात कहे मेरे को 4 महीना हो चुका है पूरी क्लास में, क्या आप सभी लोगों को लगता नहीं कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए? होना चाहिए ना वो याद। आपको मैं किसी भी क्लास का वीडियो भी मैं दिखा सकता हूं, 5, 10 या 12 बच्चों से ज्यादा हैंड रेज नहीं होते। इस बात को मैं हाईलाइट करके कोट करके आपको क्यों बता रहा हूं? ये सीधा इस बात का प्रमाण है कि क्या आईडी लगाना टफ है। एक फॉर्मूला चिन्हित करके बता करके अगर आप उसको 4 महीने में रिकॉल नहीं कर सकते हैं, तो इनोवेटिव वे में पूछे गए क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्यूशन गढ़ के वहां पे आप क्या करने का आप में मादा जरा सा भी है? और उसके बाद क्या आपको ये बोलने का अधिकार भी है कि आईडी एक टफ एग्जाम है, या कंपटीशन ज़्यादा है, या कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जो हम लोगों ने आईडी के लिए बच्चों को पढ़ाया, हम लोगों ने ये देखा कि आप अगर देखोगे क्वालिटी किस तरीके से बच्चों की बढ़ रही, तो आई शुड से कि इट इज़ डिटोरिएटिंग। जो कंसंट्रेशन का स्पैन है बच्चों का कम हो रहा है, और उसके पीछे जो बहुत बड़ा रोल है वो है सोशल मीडिया का, इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी का। और उसमें भी सबसे जो हानिकारक है दैट इज़ यूट्यूब। मेरे हिसाब से यूट्यूब को देख करके पढ़ना, इट इज़ लाइक कि मुझे क्रिकेटिंग सीखना है, मुझे अच्छी बैटिंग सीखना है, और मैं दिन रात बैठ के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का मैं बैटिंग का वीडियो देखते जाऊं, तो क्या मैं वैसे ही वानखेड़े स्टेडियम में जाके उनके जैसी बैटिंग कर पाऊंगा? स्टेडियम में घुसने तक में हालत ख़राब हो जाएगी, बैटिंग तो छोड़ दीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए। तो बेसिकली सोशल मीडिया को, यूट्यूब वीडियोस को, खास करके इवन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को, ये सब अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, ये बिजनेस एवेन्यूज़ हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग सोर्सेज हैं। पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का और आईआईटी क्रैक करने का जो तरीका आज से 30 साल पहले था, आज भी वही तरीका है। मतलब आप नहीं कह सकते कि ज़माना बदल गया है। ज़माना कहाँ से बदल गया है? बिल्कुल, अगर आप कोई चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। मतलब आप एक फॉर्मूला शीट को अगर 3 महीने तक याद नहीं कर सकते हैं,
जो कि आपको पता है कि मुझे इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, मुझे पता है इसको याद करने की ज़रूरत है। तो ये सब के पीछे तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप आईआईटी खुद नहीं लगाना चाहते हैं, और उसके पीछे शायद बड़ा रीज़न ये है कि शायद आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को सोच नहीं पाते कि मैं आईआईटी लगा लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, नहीं लगाने से मुझे क्या नुकसान होगा। तो सभी ये जो बच्चे हमारी यहाँ पे अपनी बातों को कह रहे हैं, जो अपनी यहाँ स्पीचेस को दे रहे हैं, इनको मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुने, और अगले साल या 1 साल के बाद जब भी आप जेईई देते हैं, इसी मंच पे आके यहाँ से आप स्पीच डिलीवर करें। कितना अच्छा लगता है, जैसे अभी भी वंश ने आके वही बात यहाँ पे बोली कि कभी 2 साल पहले मैं वहाँ पे था, आई वॉज फर्स्ट टाइम इनटू दिस इवेंट, और आज मैं यहाँ से आके स्पीच दे रहा हूँ। तो कितना ये अच्छा लगता है कि एक बच्चा इस तरीके से प्लान करके, सोच करके, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े मंच तक पहुंचाती हैं। और जब भी आपको सोशल मीडिया की बहुत इच्छा करे तो ये समझ लीजिए कि फेसबुक में हम जाएंगे, गूगल में जाएंगे, हम ज़रूर उस पर जाएंगे, मगर स्क्रीन के इस तरफ नहीं जाएंगे, स्क्रीन के उस तरफ जाएंगे। स्क्रीन के उस तरफ मतलब आज जो उसको डेवलप कर रहे हैं वो भी आप ही के सीनियर जबलपुर के बच्चे हैं, डेवलप करने वाले भी आप ही जैसे लोग हैं, आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। बस फ़र्क ये है कि आप थोड़े से छोटे ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े देखिए। मैंने एक इंसिडेंस क्लास में आई थिंक बहुत सारे बैचेस में शेयर किया हुआ है, बट क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे माता पिता ऐसे भी हैं जो शायद पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब बात होती है रैंक्स पे बच्चों को जज करने की, कई बार क्योंकि विज्ञापन की दुनिया है, सब कुछ नंबरों पे चलता है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं नाम कोट नहीं करूँगा। हमारे यहाँ कई सालों पूर्व एक स्टूडेंट था जिसका आईआईटी में 15,000 कुछ रैंक आई थी, 15,000, और कोई भी अच्छे आईआईटी में ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ ब्रांच, क्योंकि आज तो फिर भी कुछ मिलता है, 10-12 साल पहले ऐसा कुछ मिलता नहीं था 15,000 पे। 15,000 रैंक का मतलब ऑलमोस्ट नो सिलेक्शन एट ऑल, 10 साल पहले या 8 साल पहले, जो भी टाइम हुआ हो, 8 से 10 साल पहले। उसका बिट्स में हुआ, बिट्स में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, 330 स्कोर आया, और 330 स्कोर के साथ में वो बच्चे को बिट्स में आई थिंक सिविल या इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ अलॉट हुआ बिट्स पिलानी में। और उसके बाद में वो बच्चे ने मेहनत करी, और मेहनत करके उसको ब्रांच अपग्रेड मिला, और अपग्रेड करके भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स तक वो अपग्रेड ले पाया। आई थिंक सीएस में फिर भी नहीं हुआ था, और प्लेसमेंट में समहाउ ही गॉट सिलेक्टेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट, और उस समय माइक्रोसॉफ्ट में चला गया था। फिर कोई खास बातचीत नहीं होती थी, आई वॉज डिस्कनेक्टेड। अभी कुछ दिनों पहले उसके पापा और मैं कहीं साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो ऐसे ही बातचीत हुई कि बेटा क्या कर रहा है, कैसा है। बोले सर अभी तो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया, अभी तो फेसबुक में मेटा में ज्वाइन कर लिया। मेटा मतलब फेसबुक की कंपनी। मतलब वेरी गुड। तो जॉब क्यों चेंज किया सर? बोले सर पैकेज अपग्रेड मिल रहा था। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों से क्या सैलरी नहीं पूछ सकते? जैसे अभी ये लोग कमाएंगे तो इनकी सैलरी पूछना मतलब बहुत शोभा नहीं देता एक टीचर को कि भैया तू कितना कमाता है। तो बच्चों से तो नहीं पूछते, माता पिता से तो पूछ सकते हैं। तो मैंने उसके पापा से पूछा सर अभी क्या क्या पैकेज में फिर अपग्रेड लिया? बोले सर कुछ नहीं, अभी तो सर 6 करोड़ में किया है स्विच, 6 करोड़ के पैकेज में मेटा में आया अभी। और मैंने बोला अच्छा तो अपग्रेड मिला, तो इसके पहले क्या पैकेज था? बोले माइक्रोसॉफ्ट में सर उसको तो कम मिलता था। मैं बोला अच्छा तो कितना था? बोले 3 करोड़ के आसपास था पैकेज। 3 करोड़ का पैकेज अभी मेटा में आया है, 6 करोड़ का पैकेज। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जबलपुर का, जिनका कि छोटा मोटा पिताजी का कोई बिजनेस है, उस परिवार से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा आईआईटी में 15,000 रैंक, आज मेटा में विद इन 10 ईयर्स 10-12 साल में 6 करोड़ का पैकेज। कैन यू इमेजिन 6 करोड़ का पैकेज सालाना क्या होता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे बच्चे सोच पाएंगे। अच्छा 6 करोड़ मतलब, मैं प्रॉपर्टीज़ और बिजनेस के बारे में नहीं जानता, मगर सुबोध जैन सर बहुत बड़े इंडस्ट्री से जानते होंगे। मेरे ख्याल से जबलपुर की जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होगी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी, क्या पूरे साल में 6 करोड़ का रेंट दे देती होगी? जबलपुर की सबसे प्रीमियम सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी होगी, साल भर में मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ भी रेंट दे देती होगी। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर 6 करोड़ सालाना
निकाल रहा है, क्योंकि उसमें तो कुछ इन्वेस्टमेंट क्या किया उस बच्चे ने, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी कि ज़मीन खरीदा मकान बनाया। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो बातें हैं, जो मेहनत है, ये छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं हो रही है यहाँ पे। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, आपको आज तक शायद इस बात का आभास नहीं होगा, यहीं आपके जबलपुर से मोर देन 100 बच्चे ऐसे हैं आज की डेट में जो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं 3 करोड़ या उससे ज़्यादा के पैकेज पे हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जबलपुर के, दैट टू फ्रॉम रेडियंस। क्या ये जो इस हॉल में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है आपको उस बात का आभास ना हो कि ये सब जो बैठे हैं ये साधारण लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आज आप उनको किस अवस्था में देख रहे हैं? जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो वाली स्थिति अभी जस्ट दे हैव इमर्स्ड। अभी आप इनको 10 साल 12 साल 15 साल बाद ट्रैक करिए, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस निम्न मध्यम वर्गीय मतलब परिवार से भी निकल के कितनी ज़्यादा संभावनाएं होती है। कि मुझे लगता है कि अगर किसी बिजनेस सेटअप को भी 6 करोड़ का प्रॉफिट अगर नेट लेना होता हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना सारा स्टाफ। मैं तो ऐसे सोच सकता हूं कि शायद जबलपुर का बड़ा से बड़ा जो शोरूम होता होगा, कोई भी कीमती से कीमती, 6 करोड़ का प्रॉफिट सालाना उठाना, मुझे आइडिया नहीं है, बट दैट इज़ नॉट, आई थिंक, वेरी वेरी स्मॉल थिंग। मतलब ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क है। जबलपुर छोड़ दीजिए, शायद बड़े शहरों में भी मुश्किल टास्क है ये। मगर एक साधारण सा बच्चा यहीं जो बैठा हुआ है, जो मासूम सा बच्चा ये दिख रहा है, ये लोग कर लेते हैं ऐसा। अब मान लीजिए अगर मेरे को ये बात पता है कि भाई 10 साल के बाद, अच्छा आज 6 करोड़ मतलब 10 साल के बाद कितना, चलिए ज़्यादा नहीं लेता मैं, 15-20 करोड़ मान लूँ, दिक्कत तो नहीं है। 15 करोड़ 10 करोड़, अगर चलो यहाँ पे एक बेचारी मासूम सी बच्ची बैठी मुंडी हिला रही है ऐसे 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 ऐसे, मैं बोलता हूँ चल तेरे को 10 साल के बाद यू आर गेटिंग 10 करोड़ पैकेज। 10 साल के लिए तू क्या क्या कर सकती है उस 10 करोड़ पर एनम पैकेज के लिए? अरे भूल जाओ बर्थडे, शादी, ये वो सारे नौटंकियां छोड़ दो। मतलब 10 साल में कितनी भी प्रॉपर्टी बना लोगे, कुछ भी कर लोगे, 10 करोड़ सालाना नहीं निकाल सकते भैया। बट इस रास्ते से यस दे विल डू, इसी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अब मगर क्या है, वो बेचारे इतने हम्बल होते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि बताता भी कौन है? जो नहीं किया होता। जो सचमुच में कर रहा होता वो ना अपना बखान करता है, ना गुणगान करता है, वो जीवन में अपनी सैलरी नहीं बताते। बेचारे चुपचाप हम्बल बैकग्राउंड में आते हैं, चुपचाप ये लोग माता पिता से मिलते हैं, उसके बाद धीरे से चले जाते हैं, बिल्कुल शोर शराबा हल्ला गुल्ला, क्योंकि दे आर फ्रॉम, मतलब इन लोग का दिमाग अलग लेवल का होता है। मतलब वो कहते हैं जैसे भेड़ा घाट में कि जहाँ पे पानी कम होता है उधर आवाज़ ज़्यादा होती है, इधर पे क्या गहराई बहुत ज़्यादा, इसलिए आवाज़ नहीं होती। ये बच्चे कभी बखान करते आपको नहीं दिखेंगे, सेल्फ प्रमोशन करते नहीं दिखेंगे, बहुत ही हम्बल होते हैं। कितने हम्बल होते हैं, वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने सैलरी का एक बताया, रेडियंस में हमारे पुराने स्टूडेंट्स में से देयर वाज अ गर्ल, वो आईआईटी दिल्ली गई, उसके बाद में शी क्वालिफाइड आईएएस ऑल्सो, आईएएस सिविल सर्विसेज में शी गॉट 39th ऑल इंडिया रैंक। और अभी उत्तर प्रदेश में कोई ज़िले की वो कलेक्टर भी हैं इस वक्त, जबलपुर से हैं, गोरखपुर में उनका घर है। मतलब इतनी ग्राउंडेड, इतनी वो ज़मीन पे है कि वहाँ पे जबलपुर आएगी वो तो सब बढ़िया आराम से अपना स्कूटी लेके घूमते रहेगी, गोरखपुर बाज़ार इधर उधर, मतलब आराम से। कोई कह नहीं सकता कि यूपी में कोई ज़िले की शी इज़ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो बेसिकली मैंने ये देखा है कि ये जो अचीवर्स होते हैं, मैं आप सोचेंगे ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रातों की नींद तो तभी उड़ती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सपना होता है, जब आपके पास कोई बहुत बड़ा ड्रीम होता है, तो अपने आप सारे 10 3 थीटा याद हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप होमवर्क करके नहीं आए, चुपचाप बैठे हैं, क्लास से वापस घर चले गए, ठीक है भैया वही ज़िंदगी। माता पिता ने वहाँ, माता जी ने खाना बना के रखा होगा, पेट फुला के खाएंगे, सो जाएंगे, वही फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप जो मर्जी है वो ऐप में करेंगे। कोई ड्रीम नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। तो मुझे लगता है सारे बच्चे कोई मिशन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी बातों को इन्होंने कहा, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। तो
मैं इसमें से बोलूँगा, ऊपर से आप जो 5-6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, यहाँ सामने आ जाओ। तो वंश अरोरा, चंद्रेश ठाकुर, मानव परमार, आश्रय महाजन, श्रेया तिवारी, 1-2 और बुला लो ना। हाँ, यहाँ सामने ऐसे खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, श्रेया आ जाओ तुम भी। इसमें श्रेया के बारे में बाद में बताऊंगा। ये माइक ले लो। चालू वाला दे दो। हाँ, इसमें लाइट नहीं जल रही। हाँ, जल गई। तो ऐसे तो ये लोग पकड़ में आते नहीं हैं। आप लोग भैया भैया दीदी करके पूछते रहोगे तो एक साथ आप लोग क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ इन लोगों से, ठीक है। तो 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर देने पड़ेंगे फटाफट, मगर कम शब्दों में, ठीक है। तो लाइन से तुम लोग सबका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि फ़ोन कौन सा यूज़ करते थे, सोशल मीडिया पे कितना टाइम देते थे और कितने घंटे पढ़ते थे। 1 मिनट, क्वेश्चन सुने। फ़ोन कौन सा यूज़ करते थे, सोशल मीडिया का कैसा यूज़ करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे। 3 क्वेश्चंस, 1 बाय 1। फ़ोन मेरे पास MI का कोई पोको ब्रांड का था और सोशल मीडिया से मैं काफ़ी तो दूर ही था, पर कभी कभी ऐसा लगता था तो मैं सोचता था आधा घंटा सोच के बर्बाद करने से अच्छा 5-10 मिनट चला ही लूँ तो वो काम वहीं निपट जाता था। उसके बाद पढ़ाई पे फोकस हो जाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट, 15 मिनट स्टार्टिंग में, डे की स्टार्टिंग में ही। तो उसके बाद पूरा दिन ऐसा कुछ लगता नहीं था सोशल मीडिया करना है, ये करना है, स्क्रॉल करना है, क्योंकि दोस्तों से बातचीत उतनी होती नहीं थी। और बाकी कितने घंटे पढ़ते थे। 11th में तो स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं रहता है बच्चों को, तो मैं तो पर्सनली 5 से 6 घंटे पढ़ता था 11th में। 12th में आकर थोड़ा इंक्रीज़ किया था टाइम, 9 to 10 आवर्स किया था। मेरे पास भी MI का ही फ़ोन था, लेकिन उसकी बैटरी बहुत जल्दी चले जाती थी। सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते थे, या करते थे या नहीं करते थे। सोशल मीडिया मैं यूज़ करता तो था, लेकिन मैं ऐसे सोचता था थोड़े टाइम के लिए यूज़ करूँगा। थोड़ा टाइम मतलब मान लीजिए ऐसे 10-15 मिनट माइक में 10-15 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए माइंड, लेकिन एक्चुअल में कुछ फ्रेश नहीं होता था। इन्फॉर्मेशन से लोडेड हो जाते थे और ज़्यादा टाइम निकल जाता था, ये भी नहीं पता चलता था। कितने घंटे पढ़ते थे। पढ़ता तो मतलब फिक्स नहीं था। एवरेज अगर लिया जाए तो 7 आवर्स पर डे, नहीं तो फिर ऐसे एक दिन ऐसे 16 घंटे, फिर अगले दिन 4 घंटे, ऐसा मतलब बहुत। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। मेरे पास रियलमी का फ़ोन था और मेरा जनरली मैं सोशल मीडिया में बहुत वैसे कम एक्टिव रहता था। ज़्यादातर मेरे पास सिर्फ व्हाट्सअप और यूट्यूब का ही ऑप्शन था। तो मेरा ज़्यादातर मैं मतलब यूट्यूब बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए यूज़ करता था, और व्हाट्सअप स्कूल के जितने मैसेजेस आते थे, कोचिंग के मैसेजेस आते थे, और दोस्त लोग से डाउट पूछने के लिए यूज़ करता था। बाकी स्टडी आवर्स मेरे तकरीबन 6 to 7 आवर्स के रहते थे। मैं जियो का कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करता था। सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं रहता था। व्हाट्सएप मम्मी के मोबाइल पे स्कूल के ग्रुप के लिए और दोस्तों से डाउट पूछने के लिए यूज़ होता था। ऑन एन एवरेज मैं 8 से 9 घंटे डेली पढ़ता था। फ़ोन मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M12 था और अभी भी वही है वैसे। एंड सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के अलावा एज सच ना कभी अकाउंट ज़माने में, अभी तो नहीं है, अभी और कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे। एंड स्टडी आवर्स कभी गिने नहीं सर, पर होगा मे बी 8 to 10 मे बी। मेरे पास भी MI का ही Note 7 था। वो भी मेरा नहीं था, मेरी दीदी का था। मेरा एक गोल था कि जैसे मुझे जो फ़ोन लेना है वो उसकी जो प्राइस होगी वो एक मैं अच्छे अमाउंट में से अपनी रैंक माइनस करूँगा और उस प्राइस का फ़ोन लूँगा, और वो मेरे को कॉलेज में ही लेना था। बाकी स्टडी आवर्स ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, 7-8 घंटे डेली। और सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नहीं, बस व्हाट्सएप होता था, वो भी फ्रेंड से डाउट डिस्कस करने के लिए बस। फ़ोन तो मेरे पास रियलमी का था, और सोशल मीडिया के नाम पे मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप होता था, वो भी दोस्त लोग से डाउट वगैरह पूछने के लिए। और स्टडी आवर्स का देखें तो 11th में लगभग 5 to 6 था, लेकिन एक पीक पे जाके 10 to 12 भी हो गया था। तो
ओके, तो माइक तुम अपने पास रखे रहो लास्ट में ही। तो अगला तुम लोग को ये बताना है, अब ब्रीफ में सोच लो कि जैसे कभी इतने लंबे दौरान पढ़ाई के दौरान अगर कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, डीमोटिवेशन होता है, तो क्या चीज़ तुम्हें व्हाट केप्ट यू गोइंग, व्हाट मोटिवेट्स यू टू क्रैक और टू डू द हार्ड वर्क टू मेक कंसिस्टेंसी? मतलब क्या वो चीज़ थी जो उस आग को जलाए रखती थी? क्योंकि जो बाकी लोग तो उसी में भटक जाते हैं। व्हाट कीप्स यू गोइंग? यस, लास्ट से बहुत शॉर्ट में आंसर देना है। डीमोटिवेशन के लिए तो फैमिली हेल्प करती है आपको, मतलब फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ्री टाइम नहीं, व्हाट कीप्स यू गोइंग? क्यों तुम पढ़ते थे? क्यों? उनके सैक्रिफाइसेस को देख के ही मतलब आगे जाने का वो होता है। तो मतलब फैमिली से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, बोलते जाओ आगे। मुझे तो फ्रेंड्स को देखकर ही ऐसा लगता था कि नहीं पढ़ लेना चाहिए, मतलब बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं, आप नहीं पढ़ रहे होते हो, तो अपने आप ही अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ लेना चाहिए। मेरे साथ ये था, मेरे प्रिपरेशन का पहला दिन मुझे याद है, इट वॉज माई बर्थडे एंड द डे आई स्टेप्ड आउट फॉर कोचिंग। मैं उसी दिन ये डिसाइड करके निकली थी, कुछ भी होगा, कुछ भी हो, लिटरली रुकना नहीं है। अब मैं रुकूंगी तो अपने कॉलेज के गेट पे ही जाके, उससे पहले कितना ही डिमोटिवेशन हो, कुछ भी हो। और एज़ फॉर मी एक फ़ोटो था मेरे, मतलब मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे लगा रखा था। तो जब भी ऐसा लगता था कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स अगर हो भी, डिमोटिवेशन होता था, सो दैट पिक्चर जस्ट केप्ट मी गोइंग कि नहीं, हमें फिजिकली जाके इस चीज़ को देखना है। पिक्चर क्या थी वो तो बताओ। सर वो IIT बॉम्बे का मेन गेट था एंड मेन गेट एंड मेन बिल्डिंग एक्चुअली। अच्छा, और अभी कहाँ जा रही हो? बॉम्बे ही अलॉट हुआ है। IIT बॉम्बे अलॉट हो गया? यस सर। वाओ। एंड आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रांच अपग्रेडेशन एक्चुअली, सो लेट्स सी। सो मेरे लिए ये था मेरा मोटिवेशन। जब भी मेरे स्टडी आवर्स कम होने लगते थे तो मेरी दीदी आके मेरे को कहने लगती थी, तू बहुत कम पढ़ता है, बाकी बच्चे तेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए मेरे स्टडी आवर्स इंक्रीज होने लगते थे। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा। मेरे मोटिवेशन का एक सोर्स तो जैसे मैंने अपनी स्पीच में बताया, मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने मेरे पास एक प्रेशर डाल के ये भी रखा था कि जो भी, अगर तुम IIT निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जबलपुर में पढ़ लो। तो इसलिए मेरा IIT निकालना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था मेरे लिए। जबलपुर में पढ़ना नहीं चाहते? सर जो एरोस्पेस का मुझे वैसे इंटरेस्ट जिसमें था, तो वो जबलपुर में रह के कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मुझे वो निकालने, उसके तैयारी करने के लिए मुझे IIT जाना इम्पोर्टेंट हो गया था मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि अगर अच्छे से अच्छा IIT मिल जाता तो अच्छी बात है। और मम्मी का भी मेरा सपना था कि उन्हें IIT बॉम्बे के सामने फ़ोटो खिंचानी है, तो इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था। साथ में दोस्त लोग भी थे मेरे। तो मम्मी की फ़ोटो हो पा रही है? क्या अलॉट हुआ अभी? मम्मी की जैसे वो उनका सपना भी पूरा हो गया, IIT बॉम्बे ही अलॉट हुआ है। तुम्हें मिल गया? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अभी बाकी ब्रांच अपग्रेड के लिए डाला है, और बाकी दोस्त लोग भी रहते थे, तो अगर कोई ऐसा जैसे मोटिवेशन कम होता था तो ये भी सोचता था कि जितने मेरे दोस्त लोग थे सब बराबर के थे, तो ऐसा लगता था कि कॉम्पिटिशन का फील होता था कि आखिर मैं कहाँ स्टैंड आउट कर रहा हूँ इस कॉम्पिटिशन में। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी मम्मी आई हैं? यस सर। कहाँ हैं? तो वहीं बैठी हैं। अच्छा मैडम, आपकी फ़ोटो वेट करेंगे हम लोग, इसके साथ डालेंगे क्योंकि हम लोग फिर बाद में तो IIT बॉम्बे गेट पे आपकी फ़ोटो। यस। मेरा हमेशा से ऐसे ही था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मैंने सोचा, फिर 11th 12th आया तो JEE आया, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो फिर ऐसा डीमोटिवेशन टाइप का हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। और फिर रही बात मोटिवेशन, जब डाउन होता था तो मैंने भी 2-3 फ़ोटो लगा के रखी थी IIT बॉम्बे की, मतलब जहाँ जाओ तो दिखनी चाहिए वो फ़ोटो, ऐसा। फिर तो IIT बॉम्बे तुम्हें भी मिल रहा है? हाँ। IIT बॉम्बे तुम भी जा रहे हो? यस सर। तो भाई देख लो एस्पिरेंट्स लोग, तुम लोगों को कुछ टेक अवेज मिल रहे कि नहीं इस इवेंट से? जब घर जाना है तो व्हाट आर योर टेक अवेज? सबसे पहला टेक अवे ये मत बोलना कि MI का फ़ोन क्योंकि वो बहुत कॉमन दिखा मेरे को। MI की तो पूरे उन लोग से हमको रॉयल्टी लेनी पड़ेगी कि MI वाले IIT सेलेक्ट हो जाते हैं। यस। हाँ सर। यस हाँ। एंड फादर भी हमें मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ो अच्छे से,
प्रेशर बना रहता था, तो फिर उससे भी स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन उन्हीं ने मेंटेन। डांट पड़ती थी कि मोटिवेशन? डांट मतलब डांटते तो नहीं थे, पहले डांटते थे, शुरू में बहुत मारते थे, लेकिन अब नहीं डांटते थे। 11th-12th मोटिवेशन देते। मुझे भी मोटिवेशन इन सब से ही मिलता था, पर जिस सोशल मीडिया को अभी यहाँ इतना बुरा वाला कहा जा रहा है, यूट्यूब पे चलाते चलाते ही बहुत सारे कॉलेजेस की फ़ोटो, बड़ी बड़ी गाड़ी, इंजीनियर जैसे जाके बड़े फ़ोन, बड़ी चीज़ें, सब ऐसे यही सब चीज़ें बस मेरे को यूट्यूब के ज़रिए दिख जाती थी। तो जिस यूट्यूब में टाइम वेस्ट हो रहा होता था, एकदम से उसी यूट्यूब में ये सब दिख जाता था, तो मोटिवेशन वहीं से अपने आप आ जाता था। तुरंत डेस्क पे वापस फ़ोन बंद करके किताब खुल जाती थी और वहीं से फिर पढ़ाई वैसे ही चालू हो जाती थी। और प्लस पेरेंट्स जो है, मेरी मॉम स्पेशली मेरे बहुत पीछे पड़ी रहती थी, कह सकते हैं कि करना है, अच्छे से पढ़ना है। पेरेंट्स, आपको पता है, उनको अंदर से पता रहता है बच्चा कितना पढ़ रहा है, लेकिन बाहर से वो ये दिखाते हैं कि तुम्हें और पढ़ना है, तो उससे मोटिवेशन बना रहता था पढ़ने का। ठीक है, फटाफट बस आखिरी क्वेश्चन ये भी है। हाँ, ताली आप लोग बजा सकते हैं, ये लोग डिजर्व करते हैं। और मैंने इसमें शॉर्ट में मैंने जो नोट किया वो ये है कि आप जो सोचने लगते हो, जो चाहने लगते हो, वो आपके साथ होने लगता है। तो ये लोग आईआईटी में जाने के पहले आईआईटी में पहुंच चुके थे, इनकी एनर्जी बॉडी तो पहुंच ही चाहिए हुई थी, फिजिकल बॉडी अब पहुंच रही है, मतलब ये लोग आत्मा से तो आईआईटी में समा ही चुके थे। तो जो आप सोचने लगते हैं वो आप धीरे धीरे ब्रह्मांड अपने आप आपको देने लगता है, और आप एक्ट भी उसी के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो ये आईआईटी बॉम्बे की फ़ोटो वाला जो आइडिया है, यस, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूँ। अब फटाफट एक आंसर और दे दो कि कितने घंटे सोते थे, एंड यू वेर नाइट पर्सन और डे मॉर्निंग पर्सन? नाइट और मॉर्निंग समझ रहे हो, लेट नाइट पढ़ते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे, इनमें से क्या था और कितने घंटे सोते थे? क्विक आंसर्स। मैं एवरेज 6 घंटा सोता था, और मेरा मॉर्निंग नाइट का ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे को मन करता था, मैं दिन में बस टोटल 6 घंटे सोता था, ज़रूरी नहीं एक साथ सो रहा हूँ। कभी 4 सो लेता था, फिर बीच में थक जाता था तो 2 और सो लेता था, तो टोटल 6 घंटे होते थे। बाकी जब मन करे दिन रात, जब किताब तो कभी भी खुल जाती थी, तो पढ़ाई तो कभी भी हो जाती थी। मेरा ऐसा था कि मैं सोता 6.5 घंटे था जब स्कूल नहीं होता था। स्कूल जब साथ में जाना पड़ता था किसी दिन, तो 4 घंटे सोता था, फिर बीच बीच में मतलब 25 मिनट 2 बार सोता था, ऐसा। नाइट मॉर्निंग? आई एम अ नाइट पर्सन आउट। मेरा जनरली स्लीप टाइम जो था वो अक्सर वैरी करता रहता था, कभी 4 घंटे रहता था, कभी 5 घंटे, 6 घंटे, अक्सर बहुत कम, रेयरली चांस में 7 घंटे होता था वो। तो और साथ में मुझे, क्योंकि नियरली 70 स्कूल में रेगुलर ऑलमोस्ट जाता था, 75% अटेंडेंस बनानी पड़ती थी, तो इसीलिए स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना ही पड़ता था। लेकिन अक्सर मैं कोशिश यही करता था। स्कूल में पढ़ते थे? सर, केवी। ओके। तो क्योंकि वहाँ डमी का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तो मुझे वैसे रात में पढ़ना पसंद था, लेकिन क्योंकि सिंस स्कूल रहता था तो इसलिए ज़्यादा लेट तक भी नहीं पढ़ पाता था। मैं जनरली 7 से 8 घंटे सोता था, कभी कभी ज़्यादा भी सो जाता था। ऐसे डे एंड नाइट का मेरा कुछ फिक्स नहीं था। जनरली मॉर्निंग में उठना ज़्यादा पसंद करता था। स्लीप आवर्स मेरे जनरली 4 to 6 आवर्स के बीच ही रहते थे। 4 आवर्स बहुत कम, कभी जैसे कोचिंग भी हुई, अगले दिन एग्ज़ाम है, सो रात में जल्दी जाके सोना में मुझे इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता था। सो ऐसा भी था टाइम 2 सालों में जब मैं रात के 12-2 बजे तक जग के भी पढ़ रही थी, और ऐसा भी टाइम रहा है जब सुबह 5 बजे उठ के भी पढ़ाई की है। तो एज सच फिक्स नहीं रहता था, इट डिपेंडेड ऑन द कंडीशंस। मेरे स्लीपिंग आवर्स तो फिक्स ही थे, मतलब 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स, 24 आवर्स में से कभी भी हो सकते हैं वो, बट 8 ही थे, और मोस्टली मैंने रात को ही पढ़ाई करी है। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरा वही 5 to 6 आवर था स्लीप, और मतलब कभी कभी मैं सुबह जल्दी भी पढ़ता था, तो मतलब केसेस पे है कि मतलब कभी जल्दी पढ़ना होता है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी सीट ले लीजिए। और यस, ये लोग के मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं और माता पिता बैठे हैं, उनके लिए मैंने क्वेश्चंस पूछा, और मेरा भी इससे रिवीजन हो जाता है, क्योंकि मेरे से भी लोग पूछते तो मैं कहाँ से बताऊँगा, मैं भी इनसे सुनता हूँ तभी तो किसी को बताता हूँ। देखिए,
एक छोटी सी घटना बताता हूँ। टीचर्स डे का फंक्शन हो रहा था, उसमें बच्चे कुछ कुछ गाना वाना गाते हैं, कई बार रेडियंस में ऐसा छोटा मोटा बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। ये श्रेया बैठी ना, ये अच्छा गाना गाती है, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसको बोला कि तू गाना गा। तो बोले मैं नहीं गाऊंगी, बोले मैं तो एक ही बार गाऊंगी। बोले कब? IIT सिलेक्ट होंगी उसके बाद फेलिस्टेशन फंक्शन में गाऊंगी। तो टीचर्स डे में नहीं गाई थी। तो मतलब ड्रीम्स कहाँ कहाँ से कितने दूर से होते हैं, ऐसा कुछ हुआ था। डू यू रिमेंबर दिस? तो इसलिए अभी जब सिलेक्ट हुई रेडियंस में आई तो मैंने बोला चल ठीक है, फेलिस्टेशन फंक्शन तो हो रहा है और वहाँ पे तेरा सॉन्ग भी ज़रूर होगा, बिकॉज इस सॉन्ग के लिए, मतलब नॉट फॉर सॉन्ग बट कितना दूर का विजन, कहाँ कहाँ से बच्चों का क्या क्या होता है कि बोले नहीं फेलिस्टेशन फंक्शन रेडियंस का होगा, उसमें आई विल सिंग। तो यस, एंड टुडे द ड्रीम कम्स ट्रू फॉर हर। तो मैं इसी बातों के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से जल्द अगले साल जो 12th हैं वो और जो 11th में हैं वो अगले के अगले साल यहाँ पे आएँ और स्टेज में ऐसे ही खड़े होके मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें। थैंक यू सो मच।